बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअरशिप जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। हम हमेशा ये देखते हैं कि जो ज़्यादा तकलीफ़ात के साथ लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट हों, या वो सवाल जवाब जो लोग ज़्यादातर हमारे साथ कन्वर्सेशन करते हैं, किसी भी तरह से हमसे वो पूछते हैं या जानना चाहते हैं, तो उसी टॉपिक के ऊपर हम बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके अपने नाजरीन की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। आज का जो हमारा मौजू है ये है ओबेसिटी, यानी मोटापा, ओवरवेट। मोटापा क्या है, मोटापे से किस तरह जान छुड़ाई जा सकती है, मोटापे का रूट काज क्या होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है, इसको डायग्नोज और तशखीस कैसे करते हैं, फिर अगर आपको कोई मोटापा है तो उसको किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, फिर उसको कैटेगराइज कैसे किया जाता है, कौन सा मोटापा जो है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन सा मोटापा जो है वो आपको थ्रू लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, डाइट हैबिट्स को चेंज करके उसको रिवर्स किया जा सकता है, कौन सा ऐसा मोटापा है जिसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन करने पड़ते हैं। बच्चों में मोटापे की क्या वजूहात होती हैं, औरतों में मोटापे के क्या नुकसानात होते हैं, और मर्दों में अगर मोटापा आता है तो उस मोटापे से उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर हम आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। नंबर वन, हम ये देखते हैं कि मोटापा बेसिकली क्या है। मोटापा जब भी कोई शख्स, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो, टीनेजर हो या वो यंगस्टर हो, इनमें जब उनको ये लगे कि उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट्स जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके थाइज़ का साइज़ बढ़ना शुरू हो गया, लोअर अब्डोमिनल फैट यानी पेट के नीचे वाला हिस्सा जो है वो अमूमन ज़्यादातर हमने देखा है कि वो लटकना शुरू होता है, इसी तरह उनका टम्मी यानी बेली बाहर निकलना शुरू होता है, फिर ओवरऑल उनके जो बाजू हैं उनके नीचे भी, उनको एल्बो की बैक साइड के ऊपर और शोल्डर से नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे भी उनको जो है वो फैट लटकना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में उनको वरी होना चाहिए कि उनकी बॉडी के ये पार्ट्स जो कि जिनका मसल मास तो उस तरह मजबूत नहीं हो रहा, लेकिन चूँकि फैट बढ़ रहा है, तो ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशंस होती है। उनको वॉर्न होना चाहिए, उनकी बॉडी जो है वो उनको साइन दे रही है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे आपका वेट बढ़ रहा है। अब वज़न जब बढ़ता है तो उसमें क्या ऐसी अलामतें होती हैं जिससे इंसान को ख़ुद भी पता चलना शुरू होता है। तो नंबर वन, हमने देखा है कि अगर वो थोड़ा सा भी चलता है तो उसकी सांस फूलती है। अगर वो स्टेयर्स का इस्तेमाल करता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका सांस फूलता है, थकावट महसूस होती है। इसी तरह अगर वो कोई साइकिलिंग करता है या कोई काम ऐसा कर रहा है, फार्मर है, किसान है, या लेबर में काम करता है, मज़दूर है, या ऑफिस में भी बैठता है, तो सम टाइम उनको ये फीलिंग शुरू होता है कि उनकी बॉडी जो है वो थकावट का शिकार रहती है, तनाव का शिकार रहती है, खिंचाव रहता है, सुस्ती पड़ी रहती है। तो ये वो सूरत हाल होती हैं जहाँ पे उसको ये फील होना शुरू होता है कि मेरी बॉडी में या तो मेरा वेट बढ़ रहा है या मेरी बॉडी के अंदर फैट यानी चर्बी का तनासब बढ़ रहा है। इसी तरह बच्चों में जब हम देखते हैं तो बच्चे जो कि छोटे होते हैं और वो क्यूट भी होते हैं, अगर उनकी चीक्स हेल्दी हो रही हैं, या जो उनका बेली भी अगर निकल रहा है, या उनकी ओवरऑल बॉडी अगर मोटी हो रही है, तो हमें वो खूबसूरत नज़र आते हैं। अब बच्चों की उन खूबसूरती के चक्कर में माँ बाप जो है वो उसको नेगलेक्ट करते हैं और वो नहीं देखते कि मेरे बच्चे की बॉडी का जो फैलाव है या इसका जो बॉडी का तनासब है वो बढ़ रहा है, तो मुझे वरी होना चाहिए। मुझे अपने बच्चे को इस मोटापे के बारे में बताना चाहिए कि ये जो आपका वेट बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका बेली फैट निकल रहा है, आपका बेली बाहर आ रहा है, या ओवरऑल आपकी बॉडी जो है उसमें मसल तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन चूँकि फ़ैट लटक रहा है, तो हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है। वो मेल हो, फीमेल हो, वो यंगस्टर में है या टीन एजर्स में है, या आपका स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो आप बच्चे को ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में
प्रॉपर एजुकेट करें कि बेटा अगर आपका ये साइज़ इस तरह बढ़ता जाएगा तो आपको इन फ्यूचर क्या नुकसान हो सकते हैं, या आपको आने वाले वक्त में क्या बीमारियां लाहक हो सकती हैं, क्या मुश्किलात आ सकती हैं। तो ये उनको एजुकेट करना हमारा फ़र्ज़ है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि मोटापे के ये जैसे अलामतें मैंने बता दी, सांस फूलना, सांस चढ़ना, थकावट हो जाना, सुस्ती पड़ जाना, काम करने को दिल ना करना, बॉडी का ओवर साइज हो जाना, या बॉडी का फैट जो है वो लटकता हुआ नज़र आना। आपने अगर कोई ड्रेसिंग की है, कोई कपड़े पहने हुए हैं, तो उसमें आपका जो है वो उस तरह की खूबसूरती नज़र ना आना, या बॉडी के फैट बढ़ने की वजह से, आपके टम्मी निकलने की वजह से, बेली फैट बढ़ने की वजह से आपके वो जो ड्रेसिंग है वो आपको सूट ना करना, या आपका बदसूरत नज़र आना, ये सारी कैफियत, ये सारी अलामतें मोटापे की होती हैं। समटाइम हमने देखा है कि मेल्स के अंदर उनकी चेस्ट जो है वो लटकना शुरू हो जाती हैं, और बेली फैट तो निकलता ही निकलता, साथ में उनका चेस्ट फैट भी लटकना शुरू हो जाता है। और इसी तरह जो उनका शोल्डर के नीचे और जो आपकी एल्बो कोनी है, इसके बीच पीछे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे भी उनका फैट काफ़ी हद तक वो लटकना शुरू हो जाता है, वाज़े नज़र आ रहा होता है। तो ये सारी अलामतें जब आपको हो जाती हैं तो फिर आपने करना क्या होता है। नंबर वन, पहले तो एक डिफ़ाइन कर लें कि मोटापा हम किसको कहते हैं। अगर मर्द है तो वो अपने लूज़ ड्रेस के साथ अपने बाथरूम में अपने कपड़े जब उतारता है तो वो एक इंची टेप जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, उसको अपने सेंट्रल पॉइंट, जो उसके पेट का सेंट्रल पॉइंट जिसको हम नाफ कहते हैं, इसके ऊपर से अगर वो अपनी जो इंची टेप है उसको मापेगा, नापेगा, तो उसकी जो मेजरमेंट है, अगर मर्द है तो 36 इंच से ऊपर अगर उसकी कमर गई है, यानी उसकी जो वेस्ट है वो अगर 36 इंचेस से ऊपर है, तो वो ओबेसिटी ग्रेड 1 का शिकार है, यानी वो मोटापे में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर फीमेल है तो उसकी कमर यानी वेस्ट इसी तरह मेजरमेंट होगी सेंट्रल पॉइंट के ऊपर से। अगर वो 32 इंचेस से ऊपर है, यानी 32 इंच से ऊपर है, तो वो भी मोटापे का शिकार है। इसी तरह जब हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चों की वेस्ट जब 26 से बढ़ना शुरू हो जाए, 22 से लेकर 26 तक अगर उनकी वेस्ट इससे ज़्यादा निकल रही है, तो बच्चा भी आपका ओवरवेट हो रहा है या उसकी बॉडी में फैट बढ़ रहा है। तो ये तो वो तरीका है घर में जो कि बगैर किसी डॉक्टर के सिर्फ आपने एक मेजरमेंट करनी है तो आपको आइडिया होना। अब इससे अगला जो काम है वो आपके कंसल्टेंट का है, यानी आपके डॉक्टर का है। जब आपका वेट बढ़ जाता है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास, आप अपने फिजिशियन के पास, आप अपने जीपी के पास, आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, या आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएं जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हों, या इसके अलावा इंडोक्रोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सारी इन चीज़ों को देखते हैं, या मेडिकल स्पेशलिस्ट भी, ये सारी डोमेन उन्हीं की है। जब आप उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बॉडी का साइज़ जो है वो चेंज लग रहा है, मेरी बॉडी में वेट बढ़ रहा है, मेरे बच्चों की जो बेली फैट है वो निकल रही है, या बच्चा ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसका बच्चा फैटी होता जा रहा है, तो आपका डॉक्टर जो आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन करने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि अब इस बच्चे को, बड़े को, टीनेजर को, मेल को या फीमेल है, हमें इसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन पे जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपकी हिस्ट्री लेगा, आप खाते क्या हैं, आपके खाने की रूटीन क्या है, आपका नाश्ता, लंच, फिर उसके बाद आपका जो डिनर है, ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक, लंच से लेकर डिनर तक जो सारी सिचुएशंस होगी वो डॉक्टर आपसे लेगा। फिर उसके बाद वो आपकी बॉडी को देखेगा कि कहीं आपकी बॉडी के ऊपर कोई हार्मोनल चेंजिंग तो नहीं आ रही जिसमें आपके हेयर एक्स्ट्रा निकलना शुरू हो जाएं। फीमेल्स में हमने देखा उनके फेस के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर बच्चे हैं तो उनके भी हमें नज़र आता है कि उनकी डिफरेंट जगह पे बाल आना शुरू हो जाते हैं गैर ज़रूरी तौर पे, या उन डबल चिन हो जाते हैं बच्चे, उनके फेस के नीचे जो है यहाँ पे गर्दन के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाती है, तो उनका चेहरा जो है या चिन जो है वो डबल होना शुरू हो जाती है। इसी तरह उनके कानों के नीचे भी फैट का तनासब बढ़ जाता है, और हमें ये लगता है कि लोग ये समझते हैं कि शायद इनको गिलर्ड है या टॉन्सिल्स की कोई बीमारी है, टॉन्सिलाइटिस हो गया, या टॉन्सिल्स की वजह से इनका जो है वो गले का साइज़ बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को एक जो आपका डॉक्टर होता है वो प्रॉपर तरीके पे इन सारी चीज़ों को देखता है। इसको हम कहते हैं फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, कि फ़िज़िकल एग्जामिन हुआ पेशेंट किस कंप्लेंट्स के साथ आपके क्लिनिक पे, और आपने उसको इस तरह देखा, फिर आपने उसकी हिस्ट्री को लिया
और प्रॉपर तरीके के ऊपर आपने उसको देख लिया, फिज़िकली भी देखा, आपने मुआयना भी कर लिया उसका, अब आपको जो जो उसकी बॉडी के ऊपर साइन और सिम्प्टोमेटिकली चेंजिंग नज़र आई, उसके अकॉर्डिंगली अब आपने फ़ैसला करना है कि इसका जो मोटापा है इसको मैंने रिवर्स कैसे करना है, कम कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको कैटेगराइज करेंगे कि ये जो मोटापा है ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। तो आपने इसकी जब मोटापे को देख लिया और अब आपने उसकी ग्रेडेशन कर ली, तो फिर क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर हमें ये पता चलता है कि ये थ्रू लाइफस्टाइल चेंज होगा, थ्रू मेडिकेशन होगा या थ्रू सर्जरी होगा। तो आपका डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि आपने अगर लाइफ मॉडिफिकेशन करनी है तो ये कौन सा ग्रेड है, क्या लाइफ मॉडिफिकेशन और डाइट हैबिट्स करने से या आपकी बैलेंस डाइट लेने से या डाइट को बेहतर करने से क्या ये मोटापा कम हो सकता है। अगर हार्मोनल डिसऑर्डर है तो उसमें मेडिकेशन क्या करनी है, किस तरह करनी है, फिर उसकी लैब क्या करवानी है, इन सारे मराहल के ऊपर आपका डॉक्टर एक कंप्लीट आपको देखने के बाद ये फैसला कर लेता है। अब होता यह है कि मोटापे के हमारी शख्सियत पे क्या असरात होते हैं, हमें किस तरह जो है वो शख्सियाती तौर पे किस तरह हम मफलूज हो जाते हैं। नंबर 1, मोटापे के आपकी बॉडी के ऊपर फिज़ियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारे के सारे इश्यूज होते हैं, ये सारी आपको महसूस होता है। यानी आप देखते हैं कि बायोलॉजिकल आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मोटापे के साथ, फिज़ियोलॉजिकल उसके साथ आपकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसी तरह पैथोलॉजिकल आपकी बॉडी में क्या चेंजिंग आ रही हैं, और साइकोलॉजिकल आपकी बॉडी उसको किस तरह देख रही है। यानी आपको दिमागी क्या मामला हैं, आपके ब्लड में क्या मामला हैं, आपकी बॉडी के क्या इश्यूज़ हैं। तो ये सारे वो कंपोनेंट होते हैं जो आपको महसूस होते हैं। यानी आप ये समझते हैं कि जब से मेरा वेट बढ़ा है तो मुझे डिप्रेशन भी होना शुरू हो गया, मेरी नींद भी कम हो गई, सोते वक्त मुझे खराटे आना शुरू हो गए, तो इसी तरह मुझे स्नोरिंग होना शुरू हो गई, यानी मुझे पता नहीं चलता, सांस फूलना शुरू हो गया, चलता हूँ तो चला नहीं जाता, बैठती हूँ तो बैठा नहीं जाता, उठती हूँ तो उठने को दिल नहीं करता, हर वक्त थकावट है, और खाना खाने के बाद मुझे ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये सारी की सारी वो अलामतें हैं जो आपको बताती हैं कि आपकी बॉडी में वेट बढ़ चुका है और आप ओवरवेट की तरफ डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब मोटापे के साथ आने वाली बीमारियां क्या होती हैं? मोटापे के साथ जब आप मोटे होते हैं तो मोटे होने की वजह से ज़ाहिर बात है आपकी गट के ऊपर भी इसके असरात आते हैं, यानी आपकी आंतड़ियों का निज़ाम भी जो है वो काम करना उसका स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। आप खा रहे होते हैं लेकिन आपकी बॉडी में उस तरह यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होती, उस तरह आपकी बॉडी डाइजेशन को प्रॉपर नहीं कर रही होती। तो इस तरह आपको एक तो मैदा आपका डिस्टर्ब हो गया, आंतड़ियों का निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। जब आपकी आंतड़ियों का निज़ाम डिस्टर्ब होता है तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। जब कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू रहती है यानी कब्ज़ अगर मुसलसल चलती रहती है तो पाइल्स होती है, बवासीर होती है, एनल फिशर होता है, ये बाकी आगे कई मसाइल हैं। इसी तरह बढ़ते हुए वज़न के साथ आपको सांस के मसाइल भी होते हैं, छाती में मसाइल होते हैं, दमा होता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, हर वक्त सांस फूला रहता है, बलगम बनती रहती है, रेशा गले में बनता रहता है और मैदा डिस्टर्ब रहता है। तो जब आपकी छाती के ऊपर बोझ बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो कार्डिक एंजाइम रेज होंगे, इसी तरह आपके कार्डिक मसल वीक हो जाएंगे और आपके किडनी के ऊपर जब लोड पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके हार्ट के ऊपर भी लोड बनेगा और इस तरह आप हार्ट डिजीज़ के अंदर भी चले जाएंगे। तीसरा ये होता है कि मोटापे के साथ फैटी लिवर, जिगर के ऊपर चर्बी का आना। मोटापा जब आता है तो ऑटोमेटिकली आपका पेट निकलता है, पेट निकलता है तो आपकी वेजल फैट होती है जो आपके आर्गन के इर्द गिर्द जमा हो जाती है, और जो आपके मैदा, जिगर, मसाना, गुर्दा, फिर इसके अलावा तिली है या आपका पेंक्रियाज है, लबलबा, इनके इर्द गिर्द जब चर्बी जमा होती है तो ये वेजल फैट होती है। और वेजल जो आपके अंदर फैट जमा हो चुकी होती है वो ज़ाहिर बात है बॉडी आर्गन को काम करने में प्रॉब्लम आ रही होती है और बॉडी आर्गन प्रॉपर तरीके पे उस तरह फंक्शन नहीं कर पा रहे होते। तो इस तरह जिगर के ऊपर चर्बी आ जाना, फिर अगर जिगर के ऊपर चर्बी आ गई तो मैदा पहले डिस्टर्ब है, इंटेस्टाइन का सिस्टम ख़राब है, किडनी पे लोड पड़ गया और आपको दिल के मसाइल हुए, तो ओवरऑल आपकी सारी की सारी बॉडी जो है वो मोटापे की वजह से सफ़र करती है। इस वक्त अगर हम दुनिया की बात करें तो तकरीबन कोई 2 अरब के करीब इंसान पूरी दुनिया में मोटापे का शिकार हैं। 2 अरब की अगर हम औसत एवरेज निकालें तो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड बनता है कि दुनिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका तीसरा हिस्सा तकरीबन इस वक्त जो है
वो मोटापे का शिकार है। ओबेसिटी यानी ओवरवेट का शिकार है। ओवरवेट के हमारी जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर क्या असरात होते हैं? ओवरवेट के यानी जब आप ओवरवेट होते हैं, अगर मर्द ओवरवेट है तो उसकी और कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन अगर औरत ओवरवेट है तो उसमें क्या होगा? औरत जब ओवरवेट होती है तो पीसीओएसएस होंगे, पीसीओओडी होगा, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होंगे। और जब ये होगा तो क्या होगा? उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, यानी उनको हमल ठहरने में दिक्कत होगी। माँ को जो है वो अगला बच्चा लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जब भी वो किसी गायनोकोलॉजिस्ट को विज़िट करेंगी तो वो उसको ये कहेंगी कि आप जो है वो अपने आप को, चूँकि पीसीओएसएस हैं और पीसीओडी है, तो इस वजह से आपने जब तक अपनी ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है इनको कम नहीं करेंगी, आपके हार्मोनल जो है वो बैलेंस पे नहीं आएंगे और इस तरह आपको हमल नहीं हो सकेगा, आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो ये उनके लिए एक मसला होता है। जब आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते हो तो इस दौरान में जो आपको साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं, नफ्सियाती दबाव होता है, एंजाइटी का शिकार होता है, तो आप इमेजिन करें कि वो क्या होता होगा। इसी तरह मर्द जो है जब वो मोटा होता है तो ज़ाहिर बात है उसकी भी सेक्सुअल ड्राइव के अंदर प्रॉब्लम आती हैं। तो जब सेक्सुअल ड्राइव में प्रॉब्लम आएगी तो मर्द का जो स्पर्म है वो प्रॉपर थ्रो के साथ वो औरत की विजाइनल और ट्यूब्स के अंदर उस तरह से उस कैपेसिटी में नहीं जाएगा जिस तरह उसको भेजना है, तो वो वहाँ पे रुकावट आएगी और इस तरह दोनों की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस होगी और दोनों की ज़िंदगी जो है वो नफ्सियाती दबाव का शिकार होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह उनकी ज़िंदगी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस में चली जाएगी। तो मोटापे के ये वो नुकसानात हैं जो मैंने आपको बताए। अब बच्चों में जब मोटापा होता है तो बच्चों में मोटापा होने से भी ये होता है कि बच्चों को भी ये मसाइल स्टार्टिंग एज से शुरू हो जाते हैं, यानी अभी तो उन्होंने बड़े होना है, फिर उनकी ज़िंदगी में कई चेंजिंग आनी है। फिर मोटापे का जो नुकसानात आगे के बच्चों में भी आजकल देखा जा रहा है वो है उनके नी जॉइंट, जो बच्चों के घुटने हैं, इनके ऊपर वज़न ज़्यादा होने की वजह से, फिर ऊपर से बच्चा जब स्कूल गोइंग होता है और उसका जो बुक्स का बैग होता है वो लेके जाता है और वो जब वापस आता है तो वो कहता है मामा मेरे जो है वो नी जॉइंट में पेन है, या बाबा मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा, मुझे तो मैं थोड़ा सा भी जो अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी करती हूँ या करता हूँ तो मेरे से नहीं होती क्योंकि मेरे जॉइंट्स जो हैं उनमें आवाज़ें आना शुरू होगी। तो आपके जोड़ों का कमज़ोर होना भी मोटापे की वजह से होता है। लिहाजा मोटापा जो है वो मदर ऑफ़ डिजीज़ है, ओबेसिटी मदर ऑफ़ डिजीज़, कि मोटापा जो है वो बीमारियों की माँ है। अगर मोटापे को ख़त्म करना है तो हम देखते हैं कि लोग तंग आ जाते हैं। लोग कहते हैं जी मैं फ़लाँ जगह पे गई थी या गया था, मुझे जो है वो डाइटिशियन ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे डिफरेंट किस्म के डाइट प्लान दिए, मैं तो तंग आ चुकी हूँ, मुझे हर चीज़ छोड़नी पड़ रही है, लेकिन ना मेरा वज़न 1 इंच भी कम नहीं होता। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार लोग रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं बड़ी देर से जो है वो अपनी डाइट भी कर रही हूँ लेकिन मेरा वज़न तो स्टिल उधर का उधर ही है, मेरे वज़न को तो 1 इंच भी फ़र्क नहीं पड़ता, 1 केजी भी कम नहीं होता। तो लिहाजा तंग आके मैंने फिर फ़ैसला किया कि मैं सब कुछ खाऊंगी, जब वज़न कम ही नहीं होना तो मैं क्यों अपने आप को मुसीबत में डालूं, तो लिहाजा मैं सब कुछ खा रही हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा। तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो डीमोटिवेट भी हो जाती है। तो एक अच्छे डॉक्टर का, एक अच्छे क्लिनिशियन का, एक अच्छी डाइटिशियन का, एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट का काम क्या है कि वो लोगों के लिए आसानी पैदा करे और उनको उनकी बीमारी के बारे में सही तरीके पे इंफॉर्मेशन दे और उनको ये समझाए कि ये बेसिकली आपका जो है वो कार्डियो मेटाबॉलिक जो डिजीज़ होती हैं या मेटाबॉलिज्म सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं या आपकी जो गट के इशू हैं, इंटेस्टाइन के जो प्रॉब्लम है या आपकी बॉडी में हार्मोनल जो चेंजिंग है, जब तक आप इनको नहीं समझेंगी या नहीं समझेंगे तो आपको, जब तक आपकी बीमारी की समझ ही नहीं आएगी तो आप उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो लिहाजा बीमारी को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, तो फिर जाके जब आपकी बात ये समझ आ जाए, आप मोटिवेट हो जाएं कि मैंने डाइट में क्या लेना है, मेरा लाइफस्टाइल क्या होगा, फिर ये चीज़ें लॉन्ग टर्म चलती हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि 35 से 40 साल की उम्र में आपने सब कुछ खा के अपने आप को ओवरवेट कर लिया हो और अगले 3 महीने में आप ये चाहें कि मैं शिलंग भी हो जाऊं, मैं स्लिम भी हो जाऊं, स्मार्ट भी हो जाऊं, मेरी लुक भी खूबसूरत नज़र आए और मेरा वेट भी दोबारा ना बढ़े। तो ये नामुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग है तो उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी लेजीनेस का शिकार है तो उसको भी देखना पड़ेगा।
अगर आपकी बॉडी में फास्ट फूड, ओवर ईटिंग की वजह से अगर मोटापा है तो उसको अलग कैटेगराइज किया जाएगा। तो इस तरह आपने कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, ये नहीं समझना कि बस मेरा अगर कोई मोटापा है तो ये कम हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़, जब भी कोई फीमेल या मेल जब वो अपनी फिंगर की बैक साइड को देखे और उसको यहाँ पे ब्लैकिश नज़र आना शुरू हो जाए, या उसके हाथ की जो रंगत है वो बैक से चेंज हो, यानी हर जो फिंगर है उसके जॉइंट के ऊपर ब्लैक हो जाए, इसी तरह उनकी गर्दन जो है वहाँ पे स्किन टाइट्स निकलना शुरू हो जाए, या गर्दन की जो है फैट लटकना शुरू हो जाए, तो ये भी वो अलामतें हैं जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंट कहते हैं। और ये बेसिकली आपको बता रही होती है कि आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं। नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हम यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे हम आपको बताएंगे कि मोटापा कम करने का आसान तरीका क्या है और मोटापे को बाय बाय कैसे किया जा सकता है। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने आपको ये बताया कि ओबेसिटी क्या है, मोटापा क्या है, ओवरवेट, आप ओवरवेट कब समझते हैं अपने आप को, इनको कैटेगराइज कैसे किया जा सकता है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, और फिर मैंने ये आपको ये भी बताया कि इससे आपकी बॉडी में क्या चेंजिंग आती हैं, आपको सिम्टोमेटिकली क्या अलामतें नज़र आती हैं, और इसके आगे नुकसानात क्या हैं, और मोटापा क्या बीमारियां लेके आता है। इन सारे मौज़ूआत पर मैंने गुफ्तगू की पहले। अब मैं आपको ये करता हूँ कि मोटापे को करें बाय बाय, मोटापे को करें बाय बाय कैसे। नंबर 1, दिन की रोशनी में खाना शुरू कीजिए, रात के अंधेरे में खाना बंद कर दीजिए। जी हाँ, आपने सही सुना कि सुबह के टाइम जब आप देखते हैं कि सूरज निकलता है तो उस वक़्त आपके खाने का टाइम होना चाहता है, और जब रात को सूरज गुरूब हो रहा होता है तो वो आपको स्टॉप कर रहा होता है कि जो भी है वो खाना पीना बंद कर दें, अपनी एक्टिविटी को महदूद करें और अपनी बॉडी को रेस्ट दें, क्योंकि रात जो है वो सुकून के लिए है और दिन जो है वो काम करने के लिए है। अब अगर इस सिस्टम को हमने अगर उल्ट फुल्ट किया हुआ है या हमने इस सिस्टम को बदला हुआ है तो इसमें हमारी नेग्लिजेंसी है। जिसने इंसान को खूबसूरत बनाया, इंसानी बॉडी को बनाया, तो उसने तो प्रॉपर इसका तरीका भी बताया। तो दिन की रोशनी में खाइए, रात के अंधेरे में खाना बंद कीजिए और मोटापे को कीजिए बाय बाय। इसी तरह अब हम देखते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि मैं डाइटिशियन के पास भी गई थी, गया था, मुझे डिफरेंट किस्म के डाइट प्लान फॉलो करने पड़े, लेकिन उसके भी मुझे वक्ती तौर पे फ़ायदा हुआ, फिर जब मैंने छोड़ा फिर वहीं पे आ गए। तो स्टिल आपने ऐसा प्रोसेस अपनाना होता है, ऐसा तरीक़ाकार अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना होता है, अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है जिसको आप रेगुलर कर सकें। वो क्या चीज़ें होती हैं? जब आपको भूख लगे तब खाना खाएं। अगर आपको 2-3 दिन भी भूख नहीं लगती तो 2-3 दिन भी आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह खाना जब आप खाते हैं तो कोशिश कीजिए मिक्स किस्म के खाने ना खाइए, यानी एक ही वक्त में रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, साथ में स्वीट डिशेस भी ले रहे हैं, और 5-7 किस्म के खाने इकट्ठे करके जब आप अपनी बॉडी में डालते हैं तो आप अपनी बॉडी को भी कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। इसी तरह एक वक्त में एक चीज़ खाइए, सुकून से खाइए, चबा के खाइए, तसल्ली से खाइए। जब आप वो खा चुके फिर लिक्विड चीज़ अगर कोई लेनी है, पानी है जिसमें आपको कोई कोल्ड ड्रिंक अगर आप लेते हैं, कोई इसके अलावा कोई भी आप किसी भी फॉर्म में, वो ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, चाहे कोई भी लेते हैं, तो कोशिश करें या तो खाने से 45 मिनट पहले ले लें या फिर खाना खाने के 45 मिनट बाद में लें। किसी भी लिक्विड चीज़ को खाने के साथ लेने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। तो इस तरह जब वो स्लो होगा, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ते चले जाएंगे, तो इस तरह आपकी मोटापे की वजूहात जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी और मोटापे की काज बनती चली जाएगी। जब आप खाना चबा के खाएंगे, वक्त पर खाएंगे और फिर पानी या लिक्विड चीज़ का इस्तेमाल खाने के 45 मिनट बाद में करेंगे या पहले करेंगे, तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है आपके मोटापे को रिवर्स करने का और मोटापे को रोकने का। इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि डाइट प्लान के ऊपर जब अमल शुरू होता है उसमें लिखा होता है कि ये आपने सब्जियां खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, सैलड खाने हैं, ये डिटॉक्स वाटर लेना, फलां करना है। तो ये कोई भी बंदा अपनी लाइफ में इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता।
कंटिन्यू अगर वो करेगा, अगर एक लेबर में काम करने वाला बंदा है तो वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेगा। अगर कोई ऑफिस में है तो उसके लिए भी मुश्किलात हैं, अगर कोई ट्रैवलर है उसके लिए भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि वो कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा। तो कोशिश ये करें कि हमेशा हर खाने से पहले आप फाइबर का इस्तेमाल करें। फाइबर आपको सप्लीमेंट फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो वेजिटेबल और फ्रूट्स की फॉर्म में ये सबसे बेस्ट फॉर्म होती है, जो कि आपको हर जगह पे दुनिया के हर कोने में अवेलेबल होते हैं। खाना खाने से पहले फ्रूट या सैलड इनका इस्तेमाल कीजिए। उसके 30 मिनट्स का गैप दे के जो भी अगर कोई आप खाना चाहते हैं, अगर आप कोई बारबेक्यू कर लेना चाह रहे हैं, आप कोई फ़िश लेना चाह रहे हैं, आप कोई चिकन लेना चाह रहे हैं, मटन लेना चाह रहे हैं, या कोई चावल का कंट्रोल पोर्शन लेना चाह रहे हैं, या कोई रोटी यानी लेना चाह रहे हैं, अगर कंट्रोल 6 इंच की रोटी छोटे साइज़ की अगर वो लेना चाह रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी का वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको ये सारा प्रोसेस अपने डॉक्टर के अंडर सुपरविजन करना होगा और उससे अपनी बीमारी को समझ के तो फिर आपको ये करना होगा, तो आपको फ़ायदा होगा। अब इसी तरह जैसे मैंने कहा कि 6 इंच की रोटी अगर आप खा रहे हैं तो चावल ना खाएं, जिस दिन चावल खा रहे हैं तो रोटी ना खाएं, इनको मिक्स अप ना करें। फिर 3 टाइम खाना जो आपने अपने ऊपर लागू कर लिया या फ़र्ज़ कर लिया हुआ है कि जी मैंने ब्रेकफास्ट भी करना है, इसी तरह मैंने लंच भी करना है और शाम को हाई टी भी करनी है, फिर मैंने रात में जो है वो इसको डिनर भी करना है, तो फिर आप ये भूल जाएं कि आपका वो जो वेट कम होगा या हार्मोनल जो डिसऑर्डर है वो नॉर्मल होगा, वो कभी भी नहीं होगा, वो टेम्प्रेरी तौर पे होगा, फिर दोबारा आपकी चेंजिंग आएगी। तो जब आप अपनी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन कर लेंगे कि ब्रेकफास्ट का टाइम अगर जैसे सुबह सूरज निकलता है, यानी वो अगर हम 6 बजे की बात करें तो आजकल 6 बजे सूरज निकलता है, 6 से लेके 9 बजे तक आपका जो ब्रेकफास्ट है वो डन हो जाना चाहिए। अब ब्रेकफास्ट में सुबह उठते ही चाय पीना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, अगर उसकी जगह आप ग्रीन टी ले लें वो ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी ले लें ठीक है, आप पानी में चिया सीड ले लें ठीक है, आप पानी में लेमन डाल के ले लें, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन सुबह उठ के चाय पीना, स्टार्टअप जो है ना वो चाय से लेना, ये आपकी बॉडी के चूँकि इंसुलिन ऑलरेडी वहाँ पे रेज़ होती है अर्ली मॉर्निंग में, तो फिर जब आप चाय वगैरह पीते हैं तो वो और तेज़ हो जाता है काम, तो आपकी बॉडी फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट होती जाती है। तो इस तरह सुबह का आगाज़ पानी से करें, या डिटॉक्स वाटर के साथ करें, या लेमन वाटर के साथ करें, या इसके अलावा चिया सीड के साथ करें, या फाइबर के साथ करें। उसके बाद जब आपने ब्रेकफास्ट लेना है तो कोशिश करें या तो 2 बॉयल एग लें, विद योग लेने हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई नमक या कोई आर्टिफिशियल चीज़ें आपने नहीं डालनी। इसी तरह जब आप देखते हैं कि आपने बॉयल एग ले लिए, सैलड का या फ्रूट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तो फिर उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं, कुछ लोग हमें कहते हैं जी मैं तो ब्राउन ब्रेड खाती हूँ, कोई कहता है जी मैं फ़लाँ कैटेगरी की ब्रेड खाती हूँ। तो जब आप वेट रिड्यूस पे होते हैं या आप वेट रिडक्शन पे चल रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए, ये आर्टिफिशियल जितनी भी चीज़ें हैं जो प्रोसेस फूड्स होते हैं या इसके अलावा जिनमें फ़ाइबर निकला हुआ होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बॉडी में इंसुलिन को स्पाइक पे ले जाती हैं और इसी तरह वो आपकी बॉडी जो है वो नुकसान में होती है और फिर आपका वेट भी कम नहीं होता। तो वेट कम करते वक्त सुबह का जब नाश्ते का आगाज़ करना है तो पानी से करें, या डिटॉक्स वाटर से करें, या लेमन वाटर से करें, या चिया सीड के साथ करें, या फाइबर के साथ करें। जब आप ये करेंगे फिर उसके बाद अपना नॉर्मल एक ब्रेकफास्ट कीजिए, जो कि मैंने आपको बताया कि दिन की रोशनी में सब कुछ खाइए, रात के अंधेरे में खाना बंद कीजिए, तो आपकी बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट मिलेगा और आपकी बॉडी के जो फंक्शन है, हमारी बॉडी के जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक चलते हैं और प्रॉपर तरीके पे फिर उनको फंक्शन करने में आसानी होती है। इसी तरह वो फीमेल जो PCOS या PCOD की शिकार हैं, उनको PCOS के मसाइल रहते हैं, PCOD के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसी कैटेगरी के अंदर हम ये देखते हैं कि वो डिफरेंट किस्म के उनको मेडिकेशन पर लगा दिया जाता है और वो साल साल मेडिकेशन करती रहती हैं, फिर भी उनको कंसीव नहीं हो रहा होता और उनके कई मसाइल होते हैं। तो PCOS या PCOD की अगर आपको कोई अलामतें हैं, सिम्टोमेटिकली अगर चेंज है, तो इसमें सबसे पहला काम आपने जो करना है, अपनी डाइट के अंदर से तमाम किस्म की कोल्ड ड्रिंक, स्वीट डिशेस, बेकरी आइटम्स और फिर जो प्रोसेस फूड हैं या यंग फूड, जितने भी आप फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, इन सब को आपको निकालना होगा। नेचुरल फूड पे आना होगा, जिसमें आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, बॉयल एग का इस्तेमाल करेंगे, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चने चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको PCOS या PCOD जैसी जो अलामतें आपकी बॉडी में हैं उनको ख़त्म कर देंगी।
अब अगर इसी दौरान में PCOS और PCOD के साथ आपकी कोई हार्मोनल डिस्टर्बिंग है तो उसके लिए हमें मेडिकेशन भी करनी पड़ेगी, जो कि आपकी गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपके जो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली इन सारी चीज़ों को देखते हैं और देख के वो डिसाइड करते हैं कि अब इस पेशेंट ने किस टाइप पे चलना है। तो ये तो वो तरीके हो गए। हमेशा वो लाइफस्टाइल अपनाइए जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हमेशा उस प्रोसीजर को लीजिए जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आपकी बॉडी में उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप उसको कंटिन्यू लेके चल सकते हैं। तो इसी तरह सादा ग़ज़ा खाइए, पानी का इस्तेमाल कीजिए, वॉक कीजिए, नींद पूरी लीजिए और अपनी बॉडी को फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज कीजिए। आप साइकिलिंग करें, आप वॉक करें, आप जिम करें, आप योगा करें, आप कुछ भी करें। कुछ ना करने से कुछ करना बहुत बेहतर है और वो इस तरह आपकी बॉडी की शेप को एक बेहतरीन फॉर्म में ले जाएगा। जैसे आप वॉक करते हैं तो हम देखते हैं वॉक के साथ आपकी फ़ैट जो है वो वेजल फ़ैट जो आपके आर्गन के इर्द गिर्द चर्बी होती है वो भी निकलती है और जो सबकुटेनियस आपकी जिल्द के नीचे फ़ैट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और आपकी बॉडी शेप आती है। और इसके साथ थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके साथ हल्का फुल्का जिम का ज़रूर करें ताकि आपका मसल जो है वो मजबूत हो, मसल की जो कैपेसिटी है वो बिल्डअप हो जाए। ये ना हो कि वज़न तो कम हो गया उससे आपकी बॉडी झुक गई, आपके जोड़ जो है वो झुक गए। तो जब थोड़ा बहुत आप वेट करेंगे, कोई डंबलिंग करेंगे, थोड़ी सी आप जिम में हल्की फुल्की जो है वो एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपका जो मसल मास है वो मजबूत होगा, आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगी, स्टेमिना बनेगा और मसल जो है वो आपके मजबूत होंगे और बॉडी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लैब इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम आते हैं। तो मोटापे वाला बंदा जो है वो क्या टेस्ट करवाए और कैसे अपने आप को जज करें। मोटापे के लिए आपके पास सिंपल टूल्स होते हैं। आप 8 से 12 घंटे अपने मैदे को एक खाली टच दे के, जिसमें आपने कोई ऑयली चीज़ें ना खाई हों, जस्ट पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल किया हो, तो 12 घंटे का गैप दे के आप सुबह के टाइम अपना ब्लड टेस्ट करवाएं जिसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल करवा लें, फिर फास्टिंग इंसुलिन करवा लें, HbA1c करवा लें, LFT करवा लें और RFT। ये वो टेस्ट हैं। जब आप इनको करवा लेते हैं तो अगर लिपिड प्रोफाइल के अंदर आपको ये लगता है कि लिपिड प्रोफाइल की जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड जो अगर बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं या उसको हम एक आसान तरीका ये बता देता हूँ कि उसकी अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और आपका LDL और HDL कम है तो उसमें हम देखते हैं कि अगर ये 2 से ज़्यादा जा रहा है, उसको उसके ऊपर तकसीम करने से ये 2 से ऊपर निकल जाता है तो भी आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। इसी तरह अगर आपका HbA1c जो हम टेस्ट करवाते हैं तो ये पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड आपकी बॉडी का आ जाता है और इसमें हम देखते हैं कि अगर आपका HbA1c 5.5 से ऊपर जा रहा है तो आप प्री डायबिटिक की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी बॉडी तब भी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। इसी तरह आपकी LFT, अगर LFT के जो एंजाइम है वो रेज हुए हैं तो इसका मतलब आप फैटी लिवर की तरफ जा रहे हैं, आपकी बॉडी तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। RFT में अगर हम यूरिया क्रिएटिनिन को देखते हैं कि यूरिया और क्रिएटिनाइन जो है वो अगर बढ़ जाता है तो आपके किडनी के ऊपर लोड बनता है, तो भी हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी है। लिहाजा अब आपको अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी होगी, आपको अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको CKD हो जाएगा, DKD हो सकता है, CLD हो सकता है और इसी तरह पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। और साथ साथ हम ये देखते हैं कि आपको मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के जो इश्यूज़ होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जब भी आपको मोटापा आता है, ये कोई 7-8 किस्म की बीमारियां इसके साथ लिंक्ड होती हैं। कब्ज़ को ख़त्म करें, खाना खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें या खाना खाने के 45 मिनट का गैप दें पानी का, या कोई भी लिक्विड फॉर्म चीज़ लेनी है। सादा ग़ज़ा का इस्तेमाल करें, फ़ाइबर का इंटेक बढ़ा दें। लोग हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब फ़ाइबर अगर लेना है तो कितना लेना है, हमारी बॉडी में फ़ाइबर की पर डे क्या रिक्वायरमेंट है। तो उनको मैं सिंपल तरीके पे एक बात समझाता हूँ अपने क्लिनिकल ट्रायल में कि जितना आपका वज़न है उसको आपने 5 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप देखें अगर आपका वज़न फॉर एग्जांपल 60 kg है तो 5 के साथ करेंगे तो 300 ग्राम सैलड पर डे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप 300 ग्राम सैलड खाते हैं, मिक्स सैलड कर लें, फ्रूट वेजिटेबल मिक्स भी किया जा सकता है, तो वो अगर आप खाना खाने से पहले लेते हैं तो वो फाइबर आपकी बॉडी को मिल जाता है जिससे आपकी गट हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। जब आपकी गट हेल्थ बेहतर होती है
तो ऑटोमेटिकली चूँकि आपकी बॉडी के अंदर से को 35 किस्म के हार्मोनल जो एक्टिविटी है वो आपके पेट से जनरेट होती है, प्रोडक्शन पेट से होती है। अगर सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट बढ़ गया और आपकी गट हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ से जो आपके हार्मोन्स निकलते हैं उन्होंने खुद के जैकटें पहनी होती हैं, वो फिर हमला करते हैं आपके किडनी के ऊपर, आपके लिवर के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर, बोन्स के ऊपर और आपके बाकी सारे सिस्टम के ऊपर। तो इसलिए जो आपका सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट का निकला होना, वो लोअर एब्डोमिनल फैट हो या अपर बेली फैट हो, तो इन सूरत हाल में हमें हर हाल में लाइफ मॉडिफिकेशन करनी है, डाइट हैबिट्स को चेंज करना है और 45 मिनट कंटिन्यू पैदल चलने का नाम वॉक है। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में फीमेल्स आती हैं, वो कहती है डॉक्टर साहब मैं तो बड़े कपड़े धोती हूँ, मैं तो ऊपर नीचे जाती हूँ, खाने पकाती हूँ, मेरी तो वॉक सारा दिन हो जाती है। तो हम उनको ये कहते हैं कि 45 मिनट कंटिन्यू मुकम्मल पैदल चलने का नाम वॉक है। इसके अलावा कोई वॉक नहीं है कि आप यहाँ से खड़े हुए वहाँ जाके 2 मिनट रुक गए, फिर स्टॉप आ गया, फिर रुक गए। तो ये वो ऐसी मिथ्स हैं जो आपने अपने आप में पाली होती हैं और इसको लेके फिर लोग आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह ऐसी फीमेल्स और मेल भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं खाता, तो फिर भी आपका बेली फैट निकला हुआ है, फिर भी आपकी चर्बी क्यों ज़्यादा है? बस जी मैं तो 8-10 कप चाय पी लेती हूँ, इसके अलावा रोटी तो मैं खाती नहीं हूँ। चाय जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पियेंगे तो ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाएगी, पानी निकलेगा। फिर 1 कप चाय के अंदर 2 चम्मच अगर चीनी की औसत एवरेज निकालें तो 8-10 अगर हम कप लेते हैं तो उसको मल्टीप्लाई 12 से 15 चम्मच चीनी आपने ले ली। अब आप रोटी खाएं या ना खाएं तो आपकी बॉडी तो वहीं पे है। इससे बेहतर था कि आप रोटी खा लेते। तो रोटी के कॉन्सेप्ट से बाहर आएँ और कोशिश करें कि रोटी अगर खानी तो 6 इंच से ऊपर रोटी ना हो और अनछना आटा हो जिसमें फाइबर हो, जैसे चक्की का आटा हो। जितना प्रोसेस फूड है इसको अगर आप निकालेंगे तो वेट कम होगा, वरना आप दुनिया जहान में डाइट चार्ट ले लें और किसी भी तरह की न्यूट्रिशनिस्ट को आप विज़िट कर लें, डाइटिशियन के पास चले जाएँ, वो चार्ट लें जो आप कंटिन्यू उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। जिस चीज़ को मैं अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बना सकता, टेम्परेरी तौर पे ऐड करूँगा, जब छोड़ूंगा दोबारा वहीं पे आ जाऊँगा। तो मुझे ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना है जो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। वो तरीका क्या है? भूख लगे तो खाना खाना है। आपकी आँखों की जो भूख है ये आपकी बॉडी को बर्बाद कर देती है। कि आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है लेकिन आपकी आँखें कह रही हैं कि चीज़ बड़ी अच्छी है, मैंने ज़रूर खानी है। या आप ये समझते हैं कि भाई ये तबरक है, अब मैंने इसको ज़रूर अंदर फेंकना। भाई तबरक अगर आपको मिल गया तो पास रखें, जब भूख लगे तब खा लें। अपने से ज़्यादा अब देखें, लोग हमें ये कहते हैं मीठा खाना सुन्नत है। मैं उनको हमेशा अपने क्लिनिकल ट्रायल में कहता हूँ मीठा बोलना भी सुन्नत है, लोगों के साथ अच्छे इखलाक के साथ रहना भी सुन्नत है, अपना पेट काट के खाना किसी और को देना भी सुन्नत है। ठीक है, अपनी सहूलत को कम करके लोगों की ज़िंदगियों में सहूलत पैदा करना भी सुन्नत है। क्यों आपको वो सुन्नत नज़र आती है जो सिर्फ आपके अपने ऊपर लागू होती है? तो हमेशा जब आप ओवरवेट हो रहे हैं इसका मतलब है कि आप इसार करें, कुर्बानी करें, डोनेशन दें। अपनी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा डालने से बेहतर ये है कि आप अपने से नीचे वाले लोगों को दें ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। अगर आप ये चाहते हैं मेरी बॉडी में एनर्जी आए, ताकत आए, तो वो ज़्यादा खाने से नहीं आएगी। खाना सिलेक्टेड खाना खाएं और सिलेक्शन करें और कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी हो, कम क्वांटिटी हो। खाना जो भी खाएं अच्छी क्वालिटी का खाएं और साफ़ सुथरा खाएं, और जितना खाया उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज़ करेंगे तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक भी होगी, बीमारियों से भी आप अपने आप को बचाएंगे, आपको रूहानी और जिस्मानी दोनों सुकून मिलेंगे। जब आप ओवरवेट होते हैं तो आपका रूहानी और जिस्मानी दोनों सुकून छिन जाते हैं। तो इसलिए लिहाजा इसको कंट्रोल करते हुए वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपनी बॉडी को प्रॉपर फॉर्म में ला के अपने वेट को कम करके अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा कीजिए। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आएँ, कमेंट कीजिए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। ना लिखने से लिखना बेहतर है। जब आप लिखते हैं तो हमारी आवाज़ मज़ीद मजबूत होती है और फिर हम आपके लिखे हुए को देख के हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने एक्सपर्ट को बुलाएं और आपके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात को एड्रेस करके आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ, नए सवालों जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।